हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल करंट। दोस्तों, यहाँ पिछले 2 से 3 दिनों के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी जो समसामयिकी से संबंधित घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? इसका उद्देश्य है लोगों को ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और उसके महत्व से परिचित करवाना। बदलते पर्यावरण के चलते आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, आंधी तूफान जैसी घटनाएं विरासत स्थलों को नुकसान पहुंचा रही है। यह दिन हर उस देश के लिए विशेष है जो अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, अद्भुत निर्माण शैली, इमारतों और स्मारकों की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर एक थीम रखी जाती है। तो 2022 में विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है धरोहर और जलवायु, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। दोस्तों, इससे जुड़ी भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो भारत की पहली विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं हैं। याद रखें, भारत की पहली जो विश्व धरोहर है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एलोरा की गुफाएं हैं। तो वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर मौजूद है। भारत में वर्तमान में कितनी संख्या विश्व धरोहर की है वर्ल्ड हेरिटेज की? तो ये संख्या 40 है। यूनेस्को द्वारा भारत में जिन 40 विश्व धरोहरों को घोषित किया गया है, उनमें 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल, 32 सांस्कृतिक कल्चरल और एक मिश्रित स्थल है, मिक्स्ड प्लेस है। यानी इसके अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट के बीच नई मंत्रिमंडल का गठन किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 18 अप्रैल 2022 को देश में एक नई मंत्रिमंडल का गठन किया है। दोस्तों, श्रीलंका इस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और राजपक्षे सरकार बड़ी मुसीबत में है। 19 अप्रैल 2022 से कोलंबो में संसद का नया सत्र भी आरंभ हो चुका है और विपक्षी दलों का गठबंधन राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। श्रीलंका में बनाई गई नई मंत्रिमंडल में नए कैबिनेट में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे परिवार की ओर से एकमात्र सदस्य हैं। राष्ट्रपति ने संसद सत्र आरंभ होने से पहले नए मंत्रिमंडल का गठन कर एक तरह से विपक्ष की चाल को विफल करने की कोशिश की है। वर्तमान में श्रीलंका में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां के आर्थिक हालात बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। पेट्रोल एवं डीजल की भारी किल्लत है, साथ ही लोगों को बिजली कटौती की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार के विरुद्ध लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वे इस महीने 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की जगह लेंगे। जनरल मनोज पांडे 1 मई को भारतीय थल सेना की कमान संभालेंगे। जनरल मनोज पांडे देश के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। विशेष बात यह है कि वे सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स ब्रांच के पहले अधिकारी हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति जो कोर ऑफ इंजीनियर्स ब्रांच के हैं वो इस पद पर नहीं पहुंचे हैं। वर्तमान में जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के उप प्रमुख पद पर आसीन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नागपुर महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, अर्थात वे नागपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई के पश्चात एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी और उसके पश्चात उसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। जनरल मनोज पांडे संयुक्त राष्ट्र के कई शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में भी वे शामिल रहे हैं।
भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम में तैनाती के दौरान जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 117 इंजीनियर रेजिमेंट का उन्होंने नेतृत्व भी किया था। भारतीय मूल के अमेरिकी पूर्व नौसेना अधिकारी शांति सेठी को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त की गई है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार के पद पर। अमेरिका की भारतीय मूल के पूर्व नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अब अमेरिका में एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी युद्धपोत की भी कमान संभाली थी। वे 1993 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थी। नौसेना के कई जहाजों और सैन्य प्रतिष्ठानों में जिम्मेदारी संभालने के पश्चात 2015 में उन्हें रैंक ऑफ कैप्टन के पद पर प्रोन्नत किया गया था। दोस्तों, शांति सेठी अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज की पहली महिला कमांडर होने का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं। उनके पिता 1960 के दशक में ही भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे। वर्तमान में वे अमेरिका के नेवादा राज्य में निवास कर रही हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान से हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुखोई लड़ाकू विमान से। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने 2016 में ही ब्रह्मोस के हवा से मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में सुखोई लड़ाकू विमान से इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ध्यान रहे, यह जो नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसी कंपनी के अंतर्गत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाई जा रही है। तो ये जो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये नाम है जो भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ठीक है ना? तो इन मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है ब्रह्मोस मिसाइल की। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से भी 3 गुनी अधिक गति से उड़ान भरती है। मिसाइल के एडवांस वर्जन की मारक सीमा जो इसके रेंज है उसे 290 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 350 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी इसकी मारक क्षमता में और भी 60 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी पनडुब्बी सबमरीन का पिछले दिनों जलावतरण किया गया? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, INS वागसेर। भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 75, ध्यान रहे प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS वागसेर। इसे 20 अप्रैल 2022 को मुंबई में लॉन्च किया गया है। अब अगले चरण में इस पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया जाएगा और इसके पश्चात इसे विधिवत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इसके अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की 4 अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जा चुका है और उसे भारतीय नौसेना को सौंपी जा चुकी है। तो ये जो 4 पनडुब्बियां हैं, INS कलवड़ी, INS करंज, INS खंडेरी और INS वेला, ये चारों पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी जा चुकी है। और अब ये नवीनतम है INS वागसेर। दोस्तों, इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में फ्रांस नेवल ग्रुप की मदद से किया है। ध्यान रखिए, सहयोगी कंपनी फ्रांस की है, फ्रांस नेवल ग्रुप, जिनके सहयोग से इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। INS वागसेर का नाम हिंद महासागर की गहराई में पाई जाने वाली एक घातक शिकारी मछली वागसेर के नाम पर रखा गया है। ये नाम लोगों को अचंभित करती रही कि ये वागसेर क्या है। तो ध्यान रहे, यह हिंद महासागर की गहराई में मिलने वाली एक घातक शिकारी मछली है और इसी के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम भी वागसेर रखा गया है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, कीरॉन पोलार्ड।
दोस्तों, वेस्ट इंडीज के स्टार क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 20 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा की है। किरोन पोलार्ड इस समय भारत में है और आईपीएल 2022 में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस समय चल रही है। दोस्तों, किरोन पोलार्ड ने 15 वर्षों तक वेस्ट इंडीज टीम के लिए T20 एवं वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्हें कभी भी वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। ये ध्यान रहे, वे टेस्ट कभी नहीं खेल पाए, लेकिन T20 और वनडे इंटरनेशनल में 15 वर्षों से वेस्ट इंडीज टीम में मौजूद हैं। जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 और एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर वे दुनिया भर में निजी T20 और T10 लीग में खेलते रहेंगे। किरोन पोलार्ड 2012 में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज टीम का हिस्सा रहे थे और दूसरी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 2021 में जब T20 विश्व कप का आयोजन किया गया तो उस वर्ष वेस्ट इंडीज टीम की उन्होंने कप्तानी भी की थी। प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन लोक सेवकों की अथक मेहनत को पहचान दिलाने के क्रम में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट योगदान देने वाले सिविल अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाता है। यह दिवस 2006 से निरंतर मनाया जा रहा है। यह दिवस ऐसे लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और नीति निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि यह 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक कारण है। यह दिन यानी 21 अप्रैल को ही इसलिए इसे चुना गया क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त गठित प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। यानी 21 अप्रैल को पहली बार भारत के पहले गृह मंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था 21 अप्रैल 1947 को। दोस्तों, सरदार पटेल का वह ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने भारतीय अधिकारियों को संबोधित किया था, इसका आयोजन नई दिल्ली में मेटकाफ हाउस में किया गया था। उन्होंने इस दौरान सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम के रूप में संदर्भित किया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रखें कि सरदार पटेल ने भारतीय सिविल सेवकों के लिए भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों, यहां पर आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस ने परमाणु सक्षम मिसाइल शर्मत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को मार सकती है। दोस्तों, यह सबसे लंबी दूरी की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जो रूस की सामरिक परमाणु क्षमता, जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसे बहुत अधिक बढ़ा देती है। दोस्तों, इस मिसाइल से पूरी दुनिया दहशत में क्यों है? क्योंकि इसकी जो विशेषता है यह इसे विशेष बनाती है। यह मिसाइल सभी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचते हुए लक्ष्य पर सीधा हमला करने में सक्षम है। साथ ही यह एक साथ 10 या उससे भी अधिक परमाणु बम लेकर हमला कर सकती है और एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत से खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी को प्राथमिकता देने और इसका दायरा बढ़ाने का आग्रह किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राजकोषीय मामलों के वित्तीय निदेशक पाउलो माउरो ने मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक के दौरान यह बात कही है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह कि इन दिनों भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस बीच IMF ने 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 8.2% कर दिया है। याद रखें, IMF के द्वारा अब भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो यह है 8.2%। 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर थी 8.9%। ठीक है, IMF कहता है या IMF के अनुसार
कोविड-19 महामारी के सफल और व्यापक आर्थिक प्रबंधन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस बारे में आईएमएफ ने भारत की प्रशंसा की है कि कोविड-19 महामारी से भारत त्रस्त रहा था, जो इसकी दूसरी लहर आई थी। इसके बावजूद बहुत बेहतर आर्थिक प्रबंधन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। दोस्तों, आईएमएफ ने भारत में 2022-23 के दौरान महंगाई दर पर भी अपना अनुमान लगाया है। इसके अनुसार भारत की महंगाई दर 2022-23 के दौरान 6.1% हो सकती है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में यानी 2023-24 में महंगाई दर में कुछ कमी आएगी और वो 4.8% पर रहने का अनुमान लगाया है। ये आईएमएफ का कहना है। तो फिर से मैं बता दूं कि भारत में इस वर्ष महंगाई दर की बात कर रही है वो है 6.1% और अगले वित्तीय वर्ष में 2023-24 के दौरान यह 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर हमें यह ध्यान रखना है कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का क्या अनुमान है। तो उसने 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया है। तो आईएमएफ के अनुसार 8.2% और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8%। ये दोस्त महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसे आप ध्यान में रखें। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।